विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को लाइफ में एक ही अफसोस होगा, उन्हें एक सच्चा दोस्त नहीं मिला। विजय माल्या ने बैंकों के 9,900 करोड़ डुबो दिए, वहीं नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने पीएनबी बैंक को 13,000 करोड़ का चूना लगाया। क्या है ना कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन डेवलप नहीं हुई थी। अब अगर ये लोग फ्रॉड करते तो उन्हें भागना ना पड़ता। रिसेंटली इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल ने अजीत पवार को 1,000 करोड़ के बेनामी प्रॉपर्टी के केस में क्लीन चिट दे दी। अडानी का मामला तो आप सब जानते ही है, चाहे हिंडरबर्ग के आरोप हो या यूएस कोर्ट के, कोई इंक्वायरी नहीं। अडानी जी सबसे ऊपर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो और रिसेंटली जिस सेबी ऑफिशियल ने अडानी ग्रुप को शो कॉज नोटिस भेजा था, उसका अचानक ट्रांसफर कर दिया गया। अब बड़े लोगों से मोटिवेशन लेकर देश का आम आदमी भी स्कैम बाजार में कूद चुका है। फेक हॉस्पिटल्स, फेक सर्जरीज, फेक टीचर्स, फेक डिग्रीज, फेक बैंक, फेक लोन, फेक टोल, क्या क्या नहीं देखा देश ने। आपके बटुए से लेकर किडनी तक का सब स्कैम हो सकता है। क्यों हो रहे हैं इतने स्कैम्स? क्या ये सिस्टम की फेलियर की निशानी है? और आप पर और देश की इकोनॉमी पर इनका क्या असर पड़ता है, आइए देखते हैं। दिल्ली पुलिस के डेटा बताते हैं कि 2024 में साइबर क्राइम 158% बढ़े हैं। 452 करोड़ रुपए लोगों के अकाउंट से लूटे जा चुके हैं। क्रिमिनल्स नए से नए एडवांस मेथड यूज कर रहे हैं कि मनी ट्रेल का भी पता नहीं चलता। डिजिटल एक्सटॉर्शन, इंटरनेट फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी स्कैम, साइबर टेररिज्म, हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और भी न जाने क्या क्या बड़े आराम से चल रहा है। इस साल डिजिटल अरेस्ट के कई किस्से आपने सुने होंगे। एक आदमी को ईडी या सीबीआई का फोन आता है, आपके आईडी पर मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स पकड़े गए हैं, इस तरह का केस बनाया जाता है। पहले आपको अरेस्ट के नाम पर डराया जाता है, फिर मदद के नाम पर कथित रूप से मुंबई के साइबर पुलिस का कोई अधिकारी आपके अकाउंट के और पर्सनल डिटेल्स ले लेता है। इस पूरे दौरान आप अपने फोन या लैपटॉप के कैमरे की मदद से स्कैमर की आंखों के सामने रहते हैं। कुछ महीने पहले हिंदी के कवि नरेश सक्सेना के साथ ऐसा हो गया था। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा कि कैसे इतने लंबे डिजिटल अरेस्ट के दौरान उन्होंने उस फेक पुलिस बने स्कैमर को अपनी कविताएं भी सुना डाली। स्कैमर ने कविता सुनी और तारीफ भी की। आप भी कुछ कविता के साथ तैयार है, डिजिटल अरेस्ट के दौरान काम आ सकती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार 2024 के पहले 9 महीने में साइबर फ्रॉड से 11,333 करोड़ रुपए लूटे जा चुके हैं। स्टॉक ट्रेडिंग स्कैम इनमें सबसे ऊपर है, जिसमें 2 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स हुई है और 4,636 करोड़ रुपए गया। फिर इन्वेस्टमेंट स्कैम आता है, जहां लोग ज्यादा पैसे मिलने की लालच में अपना पैसा डुबो देते हैं। इसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों का 3,214 करोड़ रुपए उड़ गए। अब व्हाट्सएप के जरिए भी नए नए फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में। लेटेस्ट आया है वेडिंग कार्ड स्कैम। इसमें आपको व्हाट्सएप पर एक शादी का इनविटेशन कार्ड आता है, आप लिंक खोलते हैं, एक मालवेयर आपके फोन में डाउनलोड हो जाता है, जो आपकी पर्सनल और बैंक अकाउंट की जानकारी निकाल लेता है, उसको इकट्ठा कर कर स्कैमर तक का पहुंचाता है। सब तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड मिलाकर पिछले 5 सालों में ऐसे फ्रॉड्स में 986% इजाफा हुआ है। आधार इनेबल फ्रॉड भी बहुत बड़ा है। आधार नंबर के आसानी से उपलब्ध होने से और बायोमेट्रिक डेटा से कनेक्ट होने से स्कैमर को अनऑथराइज ट्रांजैक्शन करने में बहुत आसानी हो गई है। ये बार बार का केवाईसी आपके काम आए या ना आए, पर स्कैमर की खूब काम आ रहा है। साइबर क्राइम की लाखों कंप्लेंट्स हैं और करोड़ों रुपए लूटा जा चुका है, पर क्या आपने कोई ढंग की इंक्वायरी की बात सुनी? इनफैक्ट साइबर क्राइम में कन्वे रेट बहुत ही कम है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के केस रजिस्टर हुए। 2023 में कर्नाटका में 17,000 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए, पर पुलिस इसमें से सिर्फ 1271 केस ही सॉल्व कर पाई। 14,000 से ज्यादा केस अब भी पेंडिंग है। 2017 से 2022 तक का 5 साल में बेंगलुरु सिटी में बस 25 साइबर क्रिमिनल्स को पनिश किया गया है। यह हाल हमारे आईटी कैपिटल का है, तो बाकी जगह का क्या होगा? आज जमतारा जैसे सेंटर बहुत शहरों में खुल गए हैं। सरकार तो नौकरी नहीं दे पा रही, तो लोगों ने खुद ही नौकरी का जुगाड़ कर लिया है। डिजिटल अरेस्ट की तो हमने कहानियां ही सुनी है, एक्चुअल कन्वे बहुत ही दूर है। उल्टा क्रिमिनल्स बेरोक टोक का आराम से अपना धंधा चला रहे हैं। आपको ही नसीहत दे रहे हैं, अपना ओटीपी, अपना आधार, बैंक अकाउंट सब सिक्योर करके रखो। क्या अब तक हमें सिस्टम में सुधार नहीं कर लेना था? बैंकिंग प्रोसेस में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, जिससे लोगों का ज्यादा नुकसान ना हो। क्यों हमारे आधार नंबर्स, केवाईसी डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर्स, फोन नंबर आसानी से लीक हो जाते हैं और स्कैमर्स तक पहुंच जाते हैं?
सरकार इतनी अभियान चला रही है, बार बार केवाईसी करा रही है, पर क्या सिस्टम साउंड प्रूफ है? एक इंटरनेशनल रिसर्च की टीम ने अप्रैल में वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स निकाला। मुबारक हो, इसमें हम टॉप 10 में हैं। रशिया, यूक्रेन, यूएस जैसी टेक्नोलॉजी बेशक हमारे पास ना हो, इम्पैक्ट में हम उनकी बराबरी कर रहे हैं। इंडिया की कैटेगरी है इमर्जिंग एज अ हब दैट समवॉट स्पेशलाइज इन स्कैम। मतलब डिजिटल इंडिया स्कैमर्स के काम आ रहा है, पर साधारण आदमी के पास पैसा लूटा जा रहा है। यूट्यूबर हिम ब्राउनिंग जो प्रोफेशनल स्कैम सेंटर को एक्सपोज करते हैं, एथिकल हैकर्स है, स्कैम करने वालों को दूर बहते ही सीसीटीवी से देख लेते हैं। उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया कि ज्यादातर स्कैम करने वाले लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। ब्राउनिंग ने उनके सीवी देखे हैं और कई केसेस में वो वेल एजुकेटेड ग्रेजुएट होते हैं। एक और जरूरी बात उन्होंने कही कि हमारे यहाँ लॉ एनफोर्समेंट भी काफी वीक है। जहां उन्होंने स्कैम सेंटर्स को रिपोर्ट किया तो भी रेड होने की बजाय स्कैमर्स ने एविडेंस को इरेज किया और अपना झोला उठाकर चलते बने। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन फ्रॉड भी कम नहीं है। पहले फेक इंजीनियर्स, फेक डॉक्टर्स होते थे, अब फेक आईएएस, फेक जजेस, फेक पीएमओ ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं। पिछले साल गुजरात का किरण पटेल फेक आईएएस बनकर खुद को पीएमओ ऑफिस का आदमी बताकर कश्मीर में घूम रहा था, वो भी जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ। मामले का तब खुलासा हुआ जब उसने थोड़ी ज्यादा ओवर एक्टिंग कर दी। अब सब इतनी अच्छी एक्टर्स तो हो नहीं सकते। फेक ईडी, सीबीआई ऑफिसर्स बनना तो आम बात हो गई है, कोई भी बन जाता है। कभी ज्वेलरी स्टोर पर फेक रेट डाल देते हैं, कभी कपड़े की स्टोर पर। सीसीटीवी में भी सब रिकॉर्ड होता है, पर फिर भी कम ही लोग पकड़े जाते हैं। गांधीनगर के एक आदमी ने तो कानून के लंबे हाथों से बिजनेस कैसे चलता है बता दिया। फेक कोर्ट लगाकर फेक जज बनकर 2019 से 2024 के बीच कई 100 मामले निपटा दिए। सोचिए, 5 साल तक एक फेक कोर्ट चल रहा था और किसी को पता ही नहीं चला। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। गुजरात में ही 12 साल तक नेशनल हाईवे पर एक फेक टोल प्लाजा चलता रहा। इस दौरान स्कैमस्टर ने 75 करोड़ कमा लिए। क्या 12 साल में वहां से कोई पुलिस की गाड़ी नहीं गुजरी या किसी ऑफिसर ने उस पर गौर नहीं किया? एनएचआईए ने कभी उस सड़क का दौरा नहीं किया? क्या उसके खड्डे नहीं भरे? इसी दिसंबर सूरत गुजरात में एक फेक मेडिकल डिग्री फ्रॉड पकड़ा गया। 70,000 रुपए में डॉक्टर की डिग्री दे रहा था। ये रैकेट लगभग 20 साल से चल रहा था। यहाँ के डिग्रीधारी 1500 डॉक्टर प्रैक्टिस भी कर रहे थे, अपने क्लिनिक चला रहे थे। इनको बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से डिग्री मिली हुई थी, पर असल में ऐसा कोई बोर्ड है ही नहीं। ऑफ कोर्स कोई मेडिकल ट्रेनिंग तो ऐसे डॉक्टरों को दी नहीं गई होगी, पर महीने के 5,000 से 10,000 रुपए इनको पुलिस और हेल्थ ऑफिशियल प्रोटेक्शन दिया जा रहा था। क्या ऐसे लोगों के हाथ आप अपना स्वास्थ्य सौंप सकते हैं? क्या विश्वास रह जाएगा लोगों में ऐसी प्राइवेट प्रैक्टिस का? एक बात और है, ये इतने सारे स्कैम गुजरात में ही क्यों शुरू होते हैं? या इन स्कैम्स का कोई ना कोई कनेक्शन गुजरात से निकल के ही आता है? आए दिन रियल स्टेट फ्रॉड, जमीन के फ्रॉड ही नहीं, रोमांस के स्कैम भी हो जाते हैं। कितने ही सारे यंग लोगों की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर उनको पैसों के लिए प्रेशर किया जाता है। आज फेक टीचर, फेक हॉस्पिटल, फेक टोल प्लाजा, फेक एसबीआई ब्रांच, फेक मेडिकल डिग्री, क्या नहीं है हमारे पास? बस एक ढंग की नौकरी नहीं है। सोचिए, इतने क्रिएटिव लोगों को ठीक से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलता तो रोजमर्रा के स्कैम से सिर्फ आपका नुकसान नहीं होता, देश को भी होता है। आपका पैसा डूबता है और देश की रेपुटेशन डूब जाती है। लोग परेशान रहते हैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। नई चीज को आजमाने में भी डरते हैं। सिर्फ दूध, पनीर, मिठाई, तेल और मसालों में ही नहीं, मंदिर के प्रसाद में भी मिलावट हो सकती है। आपने देखा ही होगा कैसे हमारी जांच एजेंसी की विश्वसनीयता घट गई है। दूसरे देशों से पता चलता है कि हमारे मसालों में, हमारी मैगी में हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स है, पर हमारी हेल्थ एजेंसी कुछ ऐसा नहीं बताती। एक्सपोर्ट हम अच्छी चीजों का करते हैं, पर जनता मिलावट खाना खाने पर मजबूर है। ना हम मिलावट करने वालों पर लोग लगा सकते हैं, ना साइबर क्राइम पर, ना ही फेक डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनने बंद हुए हैं, ना ही फेक न्यूज। हाँ, फेक न्यूज को पकड़ने वालों पर सरकार ने नकील कस दी है। उनको अरेस्ट करके जेल में डाला जा रहा है। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? क्या देश की वैल्यू में ही मिलावट हो गई है? स्कैम्स ने हमारे देश की रेपुटेशन को ही नहीं खराब किया, इकोनॉमी पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इलीगल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, इसी से ब्लैक मनी जनरेट होती है।
देश के नियम कायदे ताक पर रखकर आर्थिक विकास को भूलकर लोग बस अपने स्वार्थों में ही जीने लगते हैं। क्या ऐसे स्कैम्स और धोखाधड़ी के माहौल में लोग आसानी से बिजनेस चला सकते हैं? रिसेंटली एक रिपोर्ट ने बताया कि कैसे 66% बिजनेस करने वाले लोगों ने रिश्वत दी है, रिश्वत से ही उनका काम बना है। सरकार बेशक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का ढिंडोरा पीटती रहे, देश में ग्रीस फॉर डूइंग बिजनेस जरूरी है। ओवरऑल देश विश्व गुरु के बजाय स्कैम गुरु की राह पर निकल पड़ा है। सिस्टम खुद फेल नहीं हो रहा है, इसको फेल किया जा रहा है। इसको ईमानदार लोगों के लिए नहीं, स्कैमर के लिए बनाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि यह सिस्टम आपके लिए बना है या स्कैमर के लिए? इसीलिए बड़े बुजुर्ग ज्ञान देते हैं कि दुनिया बहुत टेढ़ी है, तेज बनना सीखो, नहीं तो मर जाओगे। अब अडानी मामले में सांसद में जेपीसी की मांग उठ रही है, पर मामले पे सुनवाई तो दूर, डिस्कशन भी नहीं होने दिया जा रहा है। ये देश जांच से भागता दिखाई दे रहा है, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी को भुला दिया गया है। कितनी तरह की धोखाधड़ी आज धड़ल्ले से चल रही है, सबका तो हम जिक्र नहीं कर पाए। कितने सारे सवाल है पर कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। पहले कम से कम मीडिया में स्कैम की बात तो होती थी, सवाल तो उठते थे। अब तो स्कैम को बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है। शुक्रिया दोस्तों, मैं मलिक फरीदी, खबर एक्सप्रेस न्यूज।